बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद क्या आसिफ जरदारी साहब के साथ साथ लगे हाथों इस मर्तबा शरीफ खानदान का मक्कू ठपने का फैसला भी कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इत्तलात हैं। हुदैबिया पेपर्स मिल केस की तफसीलात की दस्तावेजात के साथ साथ शरीफ खानदान की गुज़श्ता 10 बरसों की ट्रैवल हिस्ट्री का डेटा हासिल कर लिया गया है। यह खबर एक ऐसे मौके के ऊपर सामने आई है जब कोकेन डीलर ड्रग डीलर अनमोल पिंकी और उनके दूसरे शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई है और बाकायदा तौर पर 1 2 3 4 5 6 करके मुख्तलिफ खबरें मखसूस अकाउंट्स तक पिंकी के हवाले से, अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से पहुंचाई गई हैं। ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि खुफिया तहकीकाती इदारा पाकिस्तान का खुफिया इदारा और तहकीकाती इदारा नैब, उनके दरमियान राबतों का इंकशाफ हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री शरीफ खानदान की और इसके साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री अनमोल उर्फ पिंकी की इस वक्त नैब और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ तहकीकाती इदारों की जानिब से शेयर की जा रही है। ख़ास तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी का दौरा बाकू, उनके साबका शोहर के भी आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू के दौरे और इसके साथ साथ शरीफ खानदान के गुज़श्ता 10 बरसों के बाकू के दौरों का जायज़ा लिया जा रहा है। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मज़ा आएगा जब मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। ज़रा गौर से तसल्ली के साथ कापी पेन लेकर आपने नोट करना है, आपने लिखना है, क्योंकि इस वक्त जो तफसीलात पहुंची हैं पाकिस्तानी इदारों तक, उनके मुताबिक ये सिलसिला 2016 से शुरू हुआ और रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के दौरा बाकू के हवाले से खबरें अखबारात की, टीवी चैनल्स की जीनत बनी थी। उस वक्त आज़रबाईजान और बाकू के हवाले से पाकिस्तानी अवाम ने शायद पहली मरतबा इतना ज़्यादा सुना कि एक ऐसा मुल्क के जहाँ पर शरीफ ख़ानदान के और पाकिस्तान की हुकूमत के इतने गहरे ताल्लुकात के वहाँ मुसलसल दौरे किए जा रहे हैं। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि गुज़श्ता 4 बरसों के अंदर साल 2022 से लेकर 2026 के दरमियान 9 से 10 दौरों के हवाले से तफसीलात इदारों तक पहुँची हैं, जिसमें मुबैना तौर पर मरीम नवाज साहबा के 2 दौरे और शहबाज शरीफ साहब के 5 से 6 दौरे शामिल हैं। 2 से 3 दौरे मरीम नवाज साहबा के, 5 से 6 दौरे शहबाज शरीफ साहब के। तफसीलात ये बता रही हैं, ख़ास तौर पर अगर हम अनमोल पिंकी साहबा के मामले से शुरू करें कि बदनाम ज़माना मुबैना कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी और उसके दूसरे शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है, जिसने तहकीकाती इदारों को चौंका दिया है। और एयरपोर्ट ज़राए से हासिल होने वाली सरकारी रिकॉर्ड में ये बताया गया है कि मुल्ज़मा अनमोल पिंकी अपनी ज़िंदगी में ख़ुद तो एक ही बार कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर गई है, ताहम उसके साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद बार बार बाकू और आज़रबाईजान का दौरा करते रहे हैं। 25 दिसंबर 2018 को कराची के रास्ते आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू रवाना हुई अनमोल पिंकी 3 माह बैरून मुल्क गुजारने के बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से पाकिस्तान वापस आई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनमोल पिंकी का दूसरा शोहर और साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम भी 2 मरतबा बाकू जा चुका है। 12 अक्टूबर 2025 को और 19 अक्टूबर को वापसी हुई, 12 को गया, फिर 27 दिसंबर 2025 को बाकू रवाना हुआ, 6 जनवरी को वापसी हुई, वापस लाहौर पहुंचा। लाहौर के ऊपर जोर है इस खबर में, इस इन्वेस्टिगेशन में तहकीकाती इदारों की, और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी के और उनके साबका शोहर राना अकरम साहब के इन गैर मुल्की दौरों का मकसद मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है। और ज़राए ये इंकशाफात भी कर रहे हैं कि उनकी करीबी साथी को भी मंशियात के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था और मुबैना तौर पर यह चैनल जो है बाकू वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं इस मामले को यहीं रोकता हूं
اور آپ کے سامنے کچھ دیگر تفصیلات رکھتا ہوں۔ نومبر 7 2025 وزیراعظم سرکاری دورے پر، وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر آذربائیجان کے دارالحکومت باکو روانہ۔ یہ تفصیلات ٹریول ہسٹری کی اس وقت پاکستانی اداروں کے ہاں موجود ہیں، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب فروری 23 2025 وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان باکو پہنچ گئے۔ اگلی خبر جناب جولائی 2025 یعنی صرف 2025 کے اندر ہی 3 دورے ہیں۔ شہباز شریف 3 جولائی کو آذربائیجان باکو کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر 15 جون 2023 وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان باکو پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد ایک لیٹسٹ خبر جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، یہ مئی 16 کو سامنے آئی، آج سے 3 دن پہلے۔ وزیراعظم پنجاب کل آذربائیجان کے 3 روزہ تاریخی سرکاری دورے پر روانہ ہوں گی۔ اس سے پہلے ہمیں ماضی میں 15 اکتوبر 2016 کی ایک خبر ملتی ہے، وزیراعظم محمد نواز شریف کا باکو کا دورہ۔ اور پھر آج مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان بھی پاکستانی میڈیا میں بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا تھا کہ باکو کے ساتھ، باکو کے رہنماؤں کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، مریم نواز صاحبہ کے اور خاص طور پر شریف خاندان کے جو بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ اب یہ دونوں خبریں آپ ان کو ذرا اکٹھا ان کا جائزہ لیں، اور سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستانی ادارے کیوں کر انمول پنکی صاحبہ کے ساتھ ساتھ شریف خاندان جو شریف خاندان ہے ان کے بھی غیر ملکی دوروں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انمول پنکی صاحبہ کے حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کو اس کیس کے حوالے سے خط لکھ دیا گیا ہے۔ معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس، آپ کو یاد رہے، میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ شریف خاندان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا حدیبیہ پیپرز مل کیس تھا، اس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے بند کیا گیا تھا۔ یہ دستاویزات، یہ کتاب بدعنوانی کی حکمرانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 90 کی دہائی سے اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور 2 مرتبہ وزیر اعظم کی حیثیت میں میاں نواز شریف نے خفیہ ادائیگیوں سے حاصل کردہ رقوم کو سفید دھن میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف پیچیدہ طریقوں کا استعمال کیا، اور قریبی دوست کے ذریعے جعلی بیرونی کھاتوں کو سپانسر کیا گیا، باقاعدہ پلاننگ ہوئی، اور پھر 4 اکاؤنٹ بھی کھولے گئے۔ یہ تمام تر چیزیں منی لانڈرنگ جیسے غیر ملکی اکاؤنٹس، مہنگے ترین اثاثے، منی لانڈرنگ جیسے کارنامے، حیران کن انکشافات، یہ جناب اس کتاب کے اندر ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے بدعنوانی کی حکمرانی، اور یہ کتاب مجاہد حسین صاحب نے لکھی ہے۔ ہماری کچھ اپنی تحقیقات ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ نیب کی تحقیقاتی دستاویزات کے مطابق میاں نواز شریف نے اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے 1992 میں واشنگٹن میں موجود اپنے دوست جاوید کیانی کی خدمات حاصل کی تھی۔ اگست 1992 میں جاوید کیانی نے محمد رمضان، سلمان ضیاء اور اصغر علی کے نام سے حبیب بینک اے جی زیورخ میں 3 جعلی اکاؤنٹ کھولے۔ تینوں اکاؤنٹ غیر ملکی کرنسی کے تھے، ان میں ابتدائی ڈپازٹ $300 سے بھی کم تھا۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ یہ جعلی اکاؤنٹ بظاہر باہر سے پیسہ واپس لانے کے لیے بنائے گئے تھے، تاکہ بعد میں اس پیسے کو کولیٹرل یعنی زیر ضمانت رکھوا کر شریف خاندان کی کمپنیوں کو قرضہ دلوایا جا سکے۔ یوں نیب کی دستاویزات بتاتی ہیں کہ منی لانڈرنگ کر کے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھیجا گیا پیسہ قانونی طریقے سے شریف خاندان کو واپس مل گیا۔ یہ تینوں اکاؤنٹ جعلی شناختی کارڈ استعمال کر کے بنائے گئے۔ بعد میں ان اکاؤنٹس میں چیک اور کیش کی صورت میں $37,94,762 جمع کرائے گئے، اور اس کے عوض لاکھوں ڈالرز کے بیریئر سرٹیفکیٹ جاری کروائے گئے۔ نواز شریف کے سابق بزنس پارٹنر اور فرسٹ کزن میاں سراج نے بھی 1994 کے اپنے خط میں اس سارے واقعے کا ذکر کیا ہے، اور یہ سب کچھ اسحاق ڈار کے اعترافی بیان میں 164 کے اعترافی بیان کے اندر موجود ہے، جو کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو سامنے آیا تھا۔ دستاویزات کے مطابق اس کے بعد لندن کی قاضی فیملی کے لیے 3 مزید اکاؤنٹس کھولے گئے، جس میں کاشف مسعود قاضی
اور नुज़रत गौहर काजी के नाम पर बैंक ऑफ अमेरिका लाहौर और सिकंदर मसूद काजी के नाम पर सिटी बैंक लाहौर में खोला गया अकाउंट। इन अकाउंट्स का जिक्र भी इसहाक डार साहब के एतराफ़ी बयान में मौजूद है। इसहाक डार के एतराफ़ी बयान के मुताबिक 1992 में नवाज शरीफ ने उनसे राब्ता किया और 100 मिलियन रुपए कर्जे की दरख्वास्त की जो मेरे मुजारबा से उनको दी जानी थी। जब मैंने कोलेट्रल मांगा तो नवाज शरीफ ने कहा कि वो फॉरेन करेंसी फंड कोलेट्रल की शक्ल में देंगे। इसहाक डार के मुताबिक नवाज शरीफ ने उनको काजी खानदान के 4 अफराद के पासपोर्ट की कापियां फराहम की और कहा कि इन अकाउंट्स को आप ऑपरेट करेंगे। इसहाक डार के मुताबिक 4 में से 2 अकाउंट सिकंदर मसूद काजी और तलत मसूद काजी के नाम पर थे जो उन्होंने खोले। बाकी 2 अकाउंट्स हिजवेरी मुजारबा के डायरेक्टर नईम ने खोले। ये दोनों अकाउंट नुज़रत गौहर और काशिफ महमूद काजी के नाम पर थे। इसहाक डार के मुताबिक 2 अकाउंट मेरे और 2 डायरेक्टर नईम के दस्तखत से चला करते थे, जबकि उनके लिए अहकामात बराह रास्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से आते थे। ये तमाम तर दस्तावेजात एक बार फिर तहकीकाती इदारों ने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने नैब से हासिल कर ली हैं। इत्तलात ये हैं कि इन तमाम तर मामलात का बड़ी बारीक बीनी के साथ जायजा लिया जा रहा है कि क्या शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का ताल्लुक क्या मुबीना तौर पर आसिफ जरदारी साहब के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क जिसके लिए अयान अली साहबा का नाम सामने आया था, क्या इन तमाम तर मामलात का कोई ताल्लुक अनमोल और पिंकी के बाकू के दौरे, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग उनके फ्रंटमैन के बाकू के दौरों के साथ क्या वाकया ही है? तफसीलात ये बताती हैं कि एतराफ़ी बयान जो इसहाक डार साहब का था उसमें एक 5वें अकाउंट का भी जिक्र है जो सईद अहमद के नाम पर था। सईद अहमद को इसहाक डार ने अपना करीबी दोस्त और साबका बिजनेस पार्टनर बता रखा था। यही सईद अहमद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहे और ये ओहदा उन्हें इसहाक डार के वजीर खजाना बनने के बाद दिया गया। 6ठा अकाउंट उनकी बीवी के भांजे मूसा गनी के नाम पर था। इसहाक डार के मुताबिक सईद अहमद अपना अकाउंट खुद चलाते थे जबकि मूसा गनी का अकाउंट वो चलाते थे और उसके बदले जितना कर्जा लिया गया वो सारा शरीफ खानदान को दे दिया गया। उनके अलावा भी ऐसे अकाउंट चलाए जाते रहे जिनके बदले कर्जा लिया गया। शरीफ खानदान के खिलाफ बरतानिया में अल तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक का केस चला। बरतानवी अदालत ने बरतानिया में मौजूद नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी को इस केस से नथी कर लिया, जिसको छुड़ाने के लिए नवाज शरीफ ने उस दौर में 32.5 मिलियन डॉलर अदा किए और पानामा लीक्स के हवाले से नवाज शरीफ और उनके बेटे हुसैन नवाज उसी प्रॉपर्टी को 2006 में खरीदने का दावा करते रहे हैं। यह नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1998 में इसहाक डार ने अपने एतराफ़ी बयान में शहबाज शरीफ के साथ मॉडल टाउन में होने वाली एक मीटिंग का भी जिक्र किया। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने कहा कि चूंकि अखबारात में बार बार अकाउंट्स का जिक्र आ चुका है लिहाजा तमाम अकाउंट से फौरी रकम निकाल ली जाए और मिडल ईस्ट की एक खातून सदीका सैयद के जरिए उनको हुदैबिया पेपर्स मिल्स के अकाउंट में शेयर कैपिटल के तौर पर जमा करवा दिया जाए। शहबाज शरीफ ने सदीका सैयद के पासपोर्ट की कापी भी दी कि इनके नाम से जमा कराएं। उसके बाद 37 और 29 लाख डॉलर उनके नाम से भेजे गए। ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने तफसीलात नैब तहकीकाती इदारों से हासिल कर ली हैं और यह भी कहा जा रहा है कि शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पेशावर के 2 हुंडी और हवाला डीलर्स के नाम भी सामने आए। शरीफ खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एतराफ़ी बयानात, बैंक रिकॉर्ड्स और दस्तावेजात मुख्तलिफ अदवार के अंदर सामने आते रहे हैं। दिसंबर 2000 में शरीफ खानदान की जलातनी के बायस जब वो जला वतन हुए ये मामला अपने अंजाम को ना पहुंच सका। 7 बरस बाद जब नवाज शरीफ वापस आए तो उनके समधी इसहाक डार अपने बयान से मुनरफ हो गए। उसके बाद फिर 2011-2012 लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शरीफ खानदान की दरख्वास्त पर फिर इख्तलाफी फैसला दिया। फिर दोनों जजों के खिलाफ पर मामला रेफरी जज को भिजवाया गया। मई 2014 में रेफरी जज ने हुदैबिया पेपर रेफरेंस खारिज करने के हक में फैसला सुना दिया और ये तमाम तर चीज़ें काजी फैज़ ईसा साहब ने इन तमाम तर मामलात के अंदर शरीफ ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया। और ये मामला चलते चलते जब पहुंचा था 10 नवंबर 2017 तो वहाँ जस्टिस खोसा की सरबराही में जस्टिस मज़हर आलम खेल फिर ये मामला आगे बढ़ता रहा, मामला आगे चलता रहा और इस मामले को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद शरीफ ख़ानदान एक मरतबा फिर इक़्तिदार में है और अब ये कहा जा रहा है कि ये नई मालूमात, नए एतराफ़ात, नए इंकशाफात सामने आने के बाद पाकिस्तानी इदारे एक मरतबा फिर इन तमाम तर मामलात का बारीक बीनी के साथ जायज़ा ले रहे हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं, चंद रोज़ पहले ये कहा गया था कि जो कुछ जो है वो
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا اس سے کئی برا آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو جھوٹے بیانات کے باوجود بھی کچھ نہیں مل پا رہا، منی لانڈرنگ تو بہت دور کی بات، عمران خان کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی کرپشن کے بھی کسی قسم کے الزامات نہیں۔ نام نہاد 190 ملین پاؤنڈ کیس جو بنایا جاتا ہے وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، سپریم کورٹ کے بعد پھر حکومت کے پاس آیا، نہ عمران خان صاحب نے اسے استعمال کیا، نہ بشرا بی بی نے، نہ کسی اور نے۔ اس معاملے کے اوپر کیسے اور کیوں کر سزائیں دی گئیں، عدالتی تاریخ دنیا کی آج بھی حیران ہے۔ لیکن شریف خاندان کی ٹریول ہسٹری جس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے، اور رات گئے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی خفیہ رپورٹس کے حوالے سے اطلاعات سے وفاقی دور حکومت اسلام آباد کے اندر ایک تھرتھلی مچ چکی ہے، اور خاص طور پر جب جوڑا جا رہا ہے کہ جناب کیوں شریف خاندان بار بار باکو جاتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی حال ہی میں باکو کے دورے سے واپس آئیں، اور پھر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ انمول عرف پنکی اور ان کے فرنٹ مین بھی اکثر و بیشتر باکو کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ فیڈ بیک دیجیے گا، کمنٹ باکس کے اندر انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔